तो पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था। गुड इवनिंग स्पर्श, वेरी गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में कुछ होमवर्क दिया था मैंने। सिंपल सा सवाल था एक, है ना। हाँ, एंगस्ट्रॉम में और पिकोमीटर में आंसर बताना था आपको कि अगर फ्लोरीन फ्लोरीन की बॉन्ड लेंथ 1.44 एंगस्ट्रॉम है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ 0.74 एंगस्ट्रॉम है, तो एच एफ की बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी इन एंगस्ट्रॉम एंड इन पिकोमीटर्स। तो करें फटाफट सॉल्व। इसके पहले एक इसके जैसे सवाल कर लिया था हम लोगों ने। वी डिड वन क्वेश्चन ऑन दिस, राइट। ठीक, चलो तो आंसर्स में सॉल्व कर लूँ, उसके बाद ही बता दूंगा। वैसे तो काफी लोगों ने सही सही आंसर दे दिए हैं, है ना। बट एक बार सॉल्व कर लें, उसके बाद ही डिस्कस कर बता दूंगा आंसर। मतलब आंसर आ ही जाएगा सॉल्व करने के बाद। पर्व गलत है बेटा यार, आंसर तेरा, तूने कुछ तो गड़बड़ की है। तो भाई रेडियस ऑफ फ्लोरीन कितना आता है भाई, बताना जरा। 1.44/2 कितने एंगस्ट्रॉम आएगा, ये बताओ, जल्दी बताओ। और 0.72 एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड। 0.72 एंगस्ट्रॉम तो रेडियस ऑफ फ्लोरीन आ गया। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन 0.74/2 कितने एंगस्ट्रॉम आ रहा है, 0.37 एंगस्ट्रॉम। तो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, देयर फोर एंगस्ट्रॉम में अगर रेडियस हो तो बॉन्ड लेंथ कैसे आएगी, डिस्टेंस ऑफ HF will be radius of fluorine plus radius of hydrogen minus 0.09 into mod of delta En। वैसे तो मॉड नहीं लगाओ, हमेशा लार्जर में से स्मॉलर को माइनस करो तो काम हो ही जाएगा, बट फिर भी। तो फ्लोरीन का रेडियस आया 0.72, हाइड्रोजन का 0.37 माइनस 0.09, और डेल्टा एन कितना आता है बेटा, 4 माइनस 2.1 कितना आता है, ये जल्दी बताओ। 1.9, वेरी गुड, 1.9। तो ये 0.72 प्लस 0.37 कितना आएगा, ये 1.09, इतना ही आएगा ना। कोई तो बोलो। हाँ, वेरी गुड, 1.09 माइनस 0.09 इंटू 1.9, ये कितना आता है, 0.17। ठीक है, 0.171। तो सब स्टार्ट करने के बाद वैल्यू कितनी बच रही है, 0.919 एंगस्ट्रॉम, वेरी गुड, 0.919 angstrom। This is your bond length of HF in angstrom। ये आपकी बॉन्ड लेंथ हो गई HF में एंगस्ट्रॉम के अंदर। अब पिकोमीटर में चाहिए बेटा, कन्वर्ट करना है इसको पिकोमीटर में। तो एक एंगस्ट्रॉम कितने पिकोमीटर होता है, हाउ मेनी पिकोमीटर्स, 100, बिल्कुल 100 पिकोमीटर्स। तो कन्वर्जन कर लो अब इसका। क्या कर दें इसको, किससे मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई कर दें, 0.919 को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। तो आंसर आ जाएगा 91.9 पिकोमीटर्स, वेरी गुड, दिस इज योर आंसर। आ गया भाई क्लास, आंसर आ गया ना, सही है, गुड गुड गुड। चलो तो इसके आगे हम और एप्लीकेशंस पे चलते हैं। आज खत्म कर देंगे, कोशिश तो करते हैं बेटा अक्षत, अपन वील ट्राई टू फिनिश इट ऑफ टुडे, है ना। तो अपन ने 3 एप्लीकेशंस पढ़ ली थी। डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ वाज द थर्ड एप्लीकेशन, ये थर्ड एप्लीकेशन का हमारा पार्ट था, राइट। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ रहे थे हम लोग, लिखा सबने, ठीक है। तो बेटा फोर्थ एप्लीकेशन पे आ जाओ, डी। लिख लिया ना सबने, मैं हेडिंग लिखवा दूं ना अगली, गुड गुड गुड। तो डी में लिखो बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स, फोर्थ एप्लीकेशन है। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पी ब्लॉक हाइड्राइड्स। तो उसमें लिखो
बुलेट पॉइंट्स करके 2 पॉइंट लिखने अपने को। एसिडिक स्ट्रेंथ इज प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जब हम पीरियड की बात करेंगे, अलोंग अ पीरियड। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो डेल्टा ई एन देखेंगे। कैसे देखेंगे ये सब मैं बताऊंगा, है ना, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा, उसकी टेंशन मत लेना कि कैसे देखेंगे। बट रूल ये है कि लेफ्ट टू राइट जाते वक्त, लेफ्ट टू राइट जाते वक्त अपन डेल्टा ई एन देखेंगे। टॉप टू बॉटम जब आएंगे तो ये तो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में आ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो साइज पे डिपेंडेंट हो जाएगी, साइज जितना बड़ा उतना एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कैसे डिपेंड करेगी ये भी मैं समझाऊंगा। दिस इज डाउन द ग्रुप, ग्रुप में नीचे जाते वक्त इसको देखेंगे, ठीक है। तो पी ब्लॉक के हाइड्राइड्स के लिए ये रूल यूज करेंगे, इतना लिखो, फिर इसको अपन यूज करना भी सीखते हैं कैसे यूज कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में ग्रुप 14 से स्टार्ट करते हैं। तो कार्बन का हाइड्राइड है CH4, सिलिकॉन इज SiH4, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन। इसी तरीके से नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी। फिर H2O, H2S ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम। उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। लेफ्ट टू राइट जाते वक्त और टॉप टू बॉटम आते वक्त अपन देखते हैं कि कैसे करना है, इतना लिख लो। लेफ्ट टू राइट जाने के ऊपर थोड़ी जगह छोड़ देना, टॉप टू बॉटम आने के साइड में थोड़ी जगह छोड़ देना, वो अपन देख लेंगे। ग्रुप 13 अर्नब अपन ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ग्रुप 13 की एक तो क्या होगा कि एसिडिक नेचर कम शो करेगा, वो करेगा नहीं। तो ग्रुप 13 में भी लिख सकते हो, बट उसमें क्या होता है, मेटल्स आ जाते हैं ज्यादातर, तो वो H नेगेटिव हो जाते हैं, फिर वो उनकी नेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम नहीं होती, तो इसलिए वाला केस लिखा नहीं अपन ने, ठीक है, लिख लिया। हाँ, अब अपन समझते हैं कि इसको यूज कैसे करना है। तो हमने दो चीजें लिखी हैं, देखो, along a period acidic strength is directly proportional to delta En, ठीक है। पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताने के लिए डेल्टा En चेक करेंगे। कैसे चेक करते हैं, देखो, अब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो along a period यहाँ कार्बन हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ये बताओ। डिफरेंस जो है नेगेटिविटी का वो लेफ्ट टू राइट जाते वक्त बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ रहा है भाई। हाइड्रोजन 2.1 था और कार्बन था 2.5, तो ये 0.4 डिफरेंस आ रहा था। यहाँ डिफरेंस कितना आता है? 0.9, इतना ही आता है ना? हाँ या ना डिफरेंस? भाई क्लास कहाँ है सब? कोई जवाब नहीं दे रहा, क्या चल रहा है? लिखने में बिजी है क्या? तो मैं रुक जाऊं 1 मिनट। अच्छा लिख रहे हो, लिख लो लिख लो, मैं वेट कर रहा हूँ, लिख लो 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 लिख लो। मैं 1 मिनट और रुक जाता हूँ। नहीं, नंबर ऑफ एटम से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे कुछ लेना देना नहीं है। हम लोग सिर्फ डेल्टा En की बात कर रहे हैं, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वासु बेटा, तुम क्लास में लेट आए होगे इसलिए तुम हेडिंग पूछ रहे हो, और ये तो बहुत ही गलत बात है। मतलब ऑलरेडी तुम्हें टाइम दे दिया जाता है ब्रेक का, उसके बाद भी मैं 1-2 मिनट वेट करता हूँ कि लोग आ जाएं टाइम पे, उसके बाद भी लेट आके फिर बोल रहे हैं हेडिंग बता दो, तो बेटा नहीं हो पाएगा, सॉरी रहेगा ना।
दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ भाई, अब हो गया सबका, अब अपन डिस्कस करना शुरू करें। तो मैं ये कह रहा था कि हमने लिखा है कि अलोंग अ पीरियड जब जाएंगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने के लिए डेल्टा इन का यूज करेंगे। कैसे करेंगे भाई? अलोंग द पीरियड मतलब हम इधर जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं। अब कार्बन और हाइड्रोजन में डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालो जरा, कितना आता है? कार्बन की नेगेटिविटी और हाइड्रोजन की नेगेटिविटी का डिफरेंस कितना आता है? 0.4। ठीक है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में कितना डिफरेंस आएगा? 0.9। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 1.4। और हाइड्रोजन और फ्लोरीन में 1.9। डिफरेंस ही आ रहा है। तो डिफरेंस में ट्रेंड क्या बना? लेफ्ट राइट जाते वक्त डेल्टा इन क्या हो रहा है बेटा? लेफ्ट राइट जाते वक्त डेल्टा इन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है ना, इंक्रीजेस बिल्कुल। तो डेल्टा ई एन डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है। और हमने लिखा है कि एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो अगर डेल्टा इन बढ़ रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगी? बढ़ेगी बिल्कुल। देयरफॉर एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीजेस। अच्छा, ये लॉजिकल भी है, देखना ध्यान से, देखना कैसे दिख रहा है। बेटा पानी एसिडिक होता है कि न्यूट्रल होता है? पानी एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है? न्यूट्रल होता है। एच एफ क्या होता है? एसिडिक होता है। तो एसिडिक नेचर बढ़ा ना। अच्छा, अमोनिया न्यूट्रल होता है या बेसिक होता है? बेसिक होता है। तो बेसिक से न्यूट्रल और न्यूट्रल से एसिडिक, तो लेफ्ट राइट जाते वक्त एसिडिक नेचर बढ़ना चाहिए हमारे लॉजिक के हिसाब से, और बढ़ ही रहा है वो। मतलब एक्चुअली फैक्ट से लॉजिक बनाया जाता है, ये फैक्ट है, इससे हमने लॉजिक बना दिया कि भाई होता ये है, ये ट्रेंड है, दिस इज फैक्ट। ठीक है, दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है। ऑल राइट, ठीक। और आगे बढ़ते हैं, अभी डाउन द ग्रुप देखते हैं, डाउन द ग्रुप क्या होता है। डाउन द ग्रुप हमने लिखा है कि जो साइज है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जब आप ऊपर से नीचे आते हो बेटा, तो साइज का क्या होता है? साइज का क्या होता है? इंक्रीज होता है। साइज इंक्रीजेस। साइज इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ पे क्या असर आएगा? इंक्रीज होगी बिल्कुल। अब ये ट्रेंड आपको याद रखना है, ये फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, क्योंकि ये कहाँ काम आएंगे? आपसे बोल दिया कि एच एफ, एच सी एल, एच बी और एच आई में ऑर्डर बताओ एसिडिक स्ट्रेंथ का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा बेटा? एच एफ सी एल बी आर आई में सबसे एसिडिक कौन है? एच आई बिल्कुल, है ना। तो अब जैसे इसमें पूछ लिया एच टू एस, एच टू एस सी, एच टू टी, इनमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एच टू टी। तो ये आपको पता होना चाहिए, है ना। या इनमें पूछ लिया कि पी एच थ्री, एच टू एस, एच सी एल में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? इन तीनों में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? एच सी एल। तो ये इस टाइप से पूछे जा सकते हैं बेस्ड ऑन दीज टू फैक्टर्स। तो इसमें से एक फैक्टर अपना डेल्टा ई एन आ रहा है, तो इसलिए अपन ने इसको एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लिखा है। बात समझ में आ गई? नहीं बेटा, एच आई स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, स्ट्रेंथ और कोरोसिवनेस में फर्क होता है। एच एफ रिएक्टिव ज्यादा है, बहुत हाईली रिएक्टिव है, वो अलग बात है। स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं तो एच आई इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, ठीक है। स्ट्रेंथ और रिएक्टिविटी और कोरोसिवनेस अलग है। एच एफ इज हाईली कोरोसिव, ये बहुत ज्यादा कोरोसिव है, मतलब डैमेज ज्यादा करता है ये, उसका अलग रीजन है। बट एसिडिक स्ट्रेंथ इज एच प्लस का रिलीज करना जिसका आसान है, उससे एसिडिक स्ट्रेंथ मेजर होती है, वो एच आई इज एसिडिक। ये एसिडिक बेसिक नेचर्स अपन और पढ़ेंगे आगे जाके किसमें? आयनिक इक्विलिब्रियम में। ठीक, यहां तक लिख लिया सबने? तो अब थोड़ी और अच्छी एप्लीकेशंस पे आते हैं। एसिडिक बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, ये हम बहुत अच्छे से प्रेडिक्ट कर पाएंगे नेगेटिविटी की मदद से, है ना। तो ये अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी हो जाएगी ई, एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। एसिडिक और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स
and oxy acids. Acidic और बेसिक नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स एंड ऑक्सी एसिड्स। इसमें अपन देखते हैं कि इनके एसिडिक बेसिक नेचर को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कैसे बताएंगे। ये हेडिंग लिखो। इसके पहले तो मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा इसको बताने के, उसके बाद अपन बात करेंगे। लिख ली क्या हेडिंग? ठीक है, तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे कंपाउंड्स लिख रहा हूँ, तुमको बताना रहेगा कि इनमें से कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। ठीक, ठीक है। तो और अभी करते हैं, बात करते हैं, रुक तो जाओ, अभी लिखने तो दो। और चलो इतनी की बात कर लेते हैं एक एक करके कि भाई कौन एसिड है कौन बेस है। लिखना चाहो तो लिख लो, मतलब यू कैन राइट, बट जगह रखना जैसे मैंने रखी है जगह, है ना। लिख लिया सबने? सबने लिख लिया? ठीक है। अच्छा, अभी तुम मत लिखना, मुझे बस बताते चलना ये क्या है, एसिड है या बेस है। चलो तो विजिक्षु तेरा आंसर छोड़ के बाकी सबका आंसर मैं ले रहा हूँ। कुहू तुम्हारा, आयुष तुम्हारा भी छोड़ के ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि एसिड है। तो ज्यादातर लोग कह रहे हैं एसिड है, मैं लिख देता हूँ एसिड है। ठीक है, अगले वाले पे आते हैं। ये क्या है, एसिड है या बेस? ये भी एसिड है, सही बात है, काफी लोग कह रहे हैं ना एसिड है। कुछ लोग कह रहे हैं बेस है, बट जो पॉपुलर जनता कह रही है अपन वो लिखते चलते हैं। ये एसिड है। ये क्या है, बेस है ना, पॉपुलर ओपिनियन बेस। ठीक है, कुछ लोग एसिड कह रहे हैं। ठीक है, देखेंगे, अभी आते हैं, बात करते हैं, आगे आते हैं बेटा। ये तो इसमें तो डाउट नहीं होगा किसी को, ये तो सभी कह रहे हैं, है ना। ठीक है, एसिड। ये अगला वाला ये क्या है, एसिड। कुछ लोग बेस कह रहे हैं, ज्यादातर लोग एसिड। मतलब H2SO4 को छोड़ दें तो बाकी सबका ओपिनियन डिवाइडेड है बाकियों पे। ये क्या है, बेस। ठीक है, और ये लास्ट वाला बेस। ठीक है, अभी लिखना मत तुम, है ना। अच्छा, अब मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ इसमें, मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ।
हाँ भाई जनता। तो ये क्या है, एसिड है या बेस है? बेस है ना, बिल्कुल। तो इसको काट दो और बेस लिख दो। अगला वाला, बेस, बिल्कुल। और अभी लॉजिक भी समझाऊंगा, देखना है, लॉजिक पर भी आएंगे। ये अगला वाला एसिड, ये तो ठीक है, दिस इज करेक्ट ना, एसिड का एसिड है। ये सी एच वोल्टोइस वाला बेस, इसको भी काट के बेस करो। अगला वाला एसिड, और उसका अगला वाला एसिड, बिल्कुल। ये फैक्ट्स हैं कि भाई ये जो हैं ये बेस होते हैं, ये बेस है, ये बेस है, ये बेस है, और ये बाकी चार एसिड हैं, एक दो तीन और चार। ठीक है। ये हमारे ऊपर नहीं है बेटा रूपांशु, ये हमारे ऊपर नहीं है। हम तो ये भी दोनों ही कर सकते थे ना, बट हमारे करने से नहीं होता एसिड बेस डिसाइड। एसिड बेस इससे डिसाइड होता है कि ये जो, ये मैंने क्यों बताया, ये इसलिए बताया कि देखो OH जो है ये एसिड में भी होगा और बेस में भी होगा। OH जो है वो एसिड में भी होगा और बेस में भी होगा, लेकिन वो OH बेस की तरह बिहेव कर रहा है, OH माइनस की तरह निकल रहा है, या उसमें से H निकल रहा है, ये इस पर डिपेंड करता है कि वो जुड़ा किससे, मेटल से या नॉन मेटल से। ठीक है भाई, देखो यहाँ आपका OH जब नॉन मेटल से जुड़ा था तो ये क्या हो गया, एसिड। और यहाँ OH जब मेटल से जुड़ा है तो क्या हो गया, बेस। राइट। तो यहीं अपन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यूज करेंगे कि, सुनना बात को ध्यान से, मैं सब लिखवाऊंगा, लेकिन लॉजिक समझाने के लिए एग्जांपल लिया था मैंने, ठीक है। ये एग्जांपल इसलिए लिया था कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अगर OH जुड़ता है, अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से OH जुड़ता है तो वो एसिड बनाता है, और अगर लो इलेक्ट्रोनेगेटिव से जुड़ता है तो वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है, बेस बनाता है। दिस फॉर्म्स हाइड्रो ऑक्साइड या बेस। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक काम करो, इनको लिख लो तुम अब इस तरीके से अच्छे से, जिससे तुमको याद रहेगा। फिर मैं तुमको ये बातें लिखवा देता हूँ कि क्या होता है ना। इसको लिख लो जल्दी से, फटाफट से। और जब हो जाए तो मुझे बता देना ना बेटा। ठीक है विजिक्षु, बाकी लोगों का भी वेट कर लेते हैं। कर लिया सबने? ठीक है। तो हम अब इसको कैसे लिखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट है ए, जिससे आपका OH जुड़ा हुआ है, तो अब ये एलिमेंट आपका मेटल हुआ, अगर इफ दिस इज योर मेटल, तो इसको अपन कहते हैं हाइड्रो ऑक्साइड, है ना। एग्जाम्पल आएगा आपका सोडियम के साथ, मैग्नीशियम के साथ, एल्यूमिनियम के साथ। अगर यही एलिमेंट अगर आपका नॉन मेटल हो गया, अगर ये आपका नॉन मेटल हो गया, तो ये कहलाएगा ऑक्सी एसिड। दिस विल बी नोन एज ऑक्सी एसिड। इसका एग्जाम्पल आपके पास H2SO4 है, इसका स्ट्रक्चर बनाया था बेटा, OH जोड़ा था, याद है?
H2SO4 में भी OH होता है। हाँ अर्नब बेटा बिल्कुल। CS में लेकिन OH वोल्टोइज नहीं आएगा, CSOH आएगा, सीजियम की वैलेंसी 1 होती है। तो H2SO4, H3PO4, है ना, HClO4, ये सब ऑक्सी एसिड्स हो जाएंगे। तो OH ग्रुप ही है, लेकिन मेटल से जुड़ता है तो हाइड्रोक्साइड, नॉन मेटल से जुड़ता है तो ऑक्सी एसिड। हाँ MgOH वोल्टोइस, हाँ अच्छा मैंने सिंगल ही लिख दिया, हाँ करेक्ट कर दो, MgOH वोल्टोइस। क्या बचा था रूपांशु लिखने के लिए? अच्छा ये लिख ले, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा, जल्दी लिख लो इसको, मैं ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा। लिख लिया? तो जिसको ऊपर का देखना जल्दी से देख लो, फिर वापस नीचे आएंगे। देखो जल्दी से, मैं वापस नीचे वही स्क्रॉल कर दूंगा, जिसको ऊपर का बचा था जल्दी देख लो, फिर हम लोग नीचे स्क्रॉल कर देंगे। ओके ये नीचे वाला पार्ट, ठीक है। डन। तो इससे हम ये देख रहे हैं कि यहां हम इसके नीचे लिखेंगे कि we say that on increasing electronegativity, comma, the acidic nature of the oxide or hydroxide or oxy acid increases। सही है कुहू। रूपांशु कैसी बातें करता है, जीवन भर आभारी रहूंगा। लिखा बेटा? ठीक है। अच्छा ऑक्साइड्स को पानी में मिलाते हैं तो क्या होता है, ये हो सकता है आपने पहले लिखा हो, बट एक बार और लिख लेते हैं। तो इसका तो अपन यूज करेंगे अभी थोड़ी देर में, कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ाने से एसिडिक नेचर बढ़ता है, और आगे इनऑर्गेनिक में रिएक्शंस आएंगी तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि अगर मेटल का ऑक्साइड है तो वो बेस बनाएगा, ठीक है। बेसिक ऑक्साइड में अगर आप पानी मिला दोगे तो बेसिक ऑक्साइड पानी मिला के जो है वो हाइड्रो ऑक्साइड बनाता है। जैसे Na2O अगर है, इसमें अगर आपने पानी मिलाया तो ये ट्वाइस ऑफ NaOH दे देगा आपको। और अगर एसिडिक ऑक्साइड है यानी नॉन मेटल का, ये मेटल का है, ठीक है, दिस इज मेटल ऑक्साइड, इसके ब्रैकेट में लिख लेना मेटल ऑक्साइड। और एसिडिक ऑक्साइड अगर है यानी कि नॉन मेटल का अगर ऑक्साइड है, जैसे कि SO3 की अगर बात कर लें, उसमें अगर पानी मिलाओगे तो आपको एसिड दे देगा। तो एसिडिक ऑक्साइड प्लस वाटर विल गिव यू ऑक्सी एसिड।
बिल्कुल। ऑक्सी एसिड्स क्या होते हैं? वो एसिड्स जिनमें ऑक्सीजन होती है, OH ग्रुप होता है। अरे दिव्यांशु, बड़े दिनों बाद में सोचा, मैसेज किया तूने, ऐसा है ढूंढ ढूंढ के। नहीं नहीं, इसे आराम से पढ़ाई की बातें करते हैं, चलो। H2SO4 बनेगा, ठीक है, ऑक्सी एसिड बन जाएगा। अब अपन देख लेते हैं भाई कि नेगेटिविटी से अपन ट्रेंड्स कैसे बताएंगे। अपन लोग कुछ ट्रेंड्स भी बताएंगे इसकी मदद से, और फिर मैं तुमसे सवाल भी पूछूंगा इसके बाद। लिख लिए क्या भाई सबने? तो मोक्षिका, अनुराग, दो ही लोगों का रिप्लाई आया है बस। कुहू 3, अब आ रहे रिप्लाई। गुड गुड गुड, ईशान, पीयूष, हाँ, आंचल, भुवनेश, समर्थ, मोहित, तनेश, बढ़िया बढ़िया। हाँ, पर तेरा भी बिल्कुल। नाम कितना पसंद है कि सर हमारा नाम लिया जाना चाहिए, हमें अपने नाम से बहुत प्रेम है ना? दिव्यांश। लिख लिया? अरे दीपांशु, मेरा नाम मत जपना, तू केमिस्ट्री जपा कर, वो काम है अभी तो। चलो आ जाओ। ठीक है भाई, तो इसकी मदद से अपन अब लिखते हैं ट्रेंड, और फिर मतलब रूल्स टाइप का लिख लेता हूँ, उसकी मदद से अपन ट्रेंड बताएंगे। अच्छा, प्रेम तुम्हारे नाम से नहीं, मेरे पुकारने से है। सही है भाई, गजब बातें करते हो कभी कभी तुम लोग, है ना? देखो, चलो चलो, बस बस, बाकी बातें बाद में, आ जाओ वापस इधर। तो हमने ये देखा कि भाई एसिडिक नेचर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। जिसकी नेगेटिविटी ज्यादा उसका एसिडिक नेचर ज्यादा। तो बेसिक नेचर बेटा इसका उल्टा हो जाएगा। बेसिक नेचर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे तो हम अब एक ट्रेंड लिख लेते हैं क्या, कि ऑक्साइड्स हों या हाइड्रो ऑक्साइड्स हों या ऑक्सी एसिड्स हों, लेफ्ट टू राइट जाने और टॉप टू बॉटम जाने में क्या आता है? जगह कम पड़ गई। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? लेफ्ट टू राइट जाने पे नेगेटिविटी का क्या होता है? बढ़ती है कम होती है? बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस, ठीक है। तो एसिडिक नेचर का क्या होगा? इंक्रीज होगा। और बेसिक नेचर का क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, सही बात है। ठीक है, इधर आते हैं टॉप टू बॉटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होता है? कम होती है, वेरी गुड। तो एसिडिक नेचर का क्या होगा? कम हो जाएगा, सही बात है। और बेसिक नेचर का क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बात याद रखना बेटा कि ऑक्सी एसिड्स के लिए ट्रेंड यूज करेंगे। हाइड्राइड्स के लिए अपन ने पिछला ट्रेंड पढ़ा था, है ना, पी ब्लॉक में अभी जो पढ़ा था, वहां एक तरफ नेगेटिविटी और एक तरफ बॉन्ड वाला, याद है? अभी पिछले केस में ही किया था। तो ये चीज तुम हाइड्राइड्स पे मत लगा देना, ये चीज जो है ये डायरेक्टली अपन ने सिर्फ किस पे लगाई है? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड और ऑक्सी एसिड्स के लिए। अब इस पे अपन ने एग्जाम्पल कर लेते हैं। इतना लिख लो, फिर मैं तुम्हें देखता हूँ 8-10 तो करवा ही देता हूँ एग्जाम्पल कम से कम। सही है ना? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं तुम्हें एम्फोटेरिक भी करवाऊंगा, चिंता मत करो। बिल्कुल सही बात है अक्षत। लिख लिया सबने? सबने लिखा यहाँ तक? तो अपन एक सवाल लिखते हैं, और उसमें नहीं लिखा है अभी, कुछ लोगों को बचा है, पर कर ले जल्दी कर ले। करो भाई करो, कर लो आराम से। मैं वेट कर लेता हूँ 2 मिनट।
1 मिनट मतलब। विजिक्स हो गया तेरा? रितेश डन, रुचिता डन। मैं नाम तो नहीं लेता हूँ, मेरे को नाम दिखते तो हैं, कुछ लोगों के नाम काफी कई बार दिख जाते हैं कॉमनली। और रिप्लाईज में भी ऐसे ट्रेंड है, मतलब नाम देख के पता चल जाता है कि कैसा रिप्लाई होगा। ये कौन है? 1 मिनट ही वेट करना है तो दिव्यांश, तो 1 मिनट में हो जाएगा ना, और कितना चाहिए? सर जैसे, जैसे मैंने कोई चीज पढ़ाई और मैंने पूरी भी समझाई नहीं है, तो कुछ फिक्स लोगों के नाम होते हैं जो बीच में डाउट पूछने वाले हैं, और कुछ लोग हैं जो पूरा समझने के बाद फिर कुछ बोलते हैं। फिर करा या नहीं करा उसमें कुछ लोग हैं जो हमेशा रिप्लाई करते हैं कि हाँ कर लिया या टाइम पे कर लिया। फिर कुछ लोगों के नाम के हिसाब से समझ में आता है कि डाउट कैसा होगा। ऐसा होता है बहुत बार। चलो चलो, अभी नाम कैटेगरी में नहीं डिस्क्लोज किए जाएंगे। विल नॉट डिस्क्लोज द नेम्स इन द कैटेगरी। कौन सा नाम किस कैटेगरी में आता है वो हम नहीं रखेंगे। सवाल करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है? आओ भाई। नहीं नहीं, कोई सुपर माइंड की जरूरत नहीं है, वो इतने रिप्लाईज आ जाते हैं कि देख के समझ में आ जाता है। करें करें सवाल। चलो भाई, तो अब सवाल पे आते हैं। तो उसमें लिखो, अरेंज द फॉलोइंग इन increasing or decreasing order of the property indicated in bracket। तो आपको कुछ कंपाउंड्स दे रहे हैं, उनकी प्रॉपर्टी किसके ऑर्डर में बताना है वो आपको ब्रैकेट में लिख के दे रहे हैं। बस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इसलिए बोला है कि कुछ केसेस में आपको इंक्रीजिंग लिखना आसान होगा, कुछ में डिक्रीजिंग, मतलब ज्यादा चेंजेस नहीं करने पड़ेंगे। तो इस वजह से, जैसे मैं बता देता हूँ एक एग्जांपल। जैसे मान लो बेटा, LiOH, NaOH, KOH, RbOH और CSOH है, और ब्रैकेट में आपको लिख दिया है बेसिक नेचर। तो इंक्रीजिंग बोलता या डिक्रीजिंग बोलता तो हो सकता है आपको पूरा दोबारा लिखना पड़ता। अब इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग में आपको बस नेट ऑर्डर बताना है। तो बेटा इसमें ये बेसिक नेचर का क्या इंक्रीजिंग ऑर्डर आएगा कि डिक्रीजिंग आएगा, ये बता दो। लेफ्ट राइट में इंक्रीजिंग आएगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड इज मोर बेसिक, पोटेशियम इज इवन मोर, रुबिडियम इज इवन मोर, और सीजियम इज इवन मोर। बात समझ में आई कैसे करना है? तो मैं तुमको सिर्फ क्वेश्चन दूंगा और उसको ब्रैकेट में किसका ऑर्डर बताना है ये दूंगा। एरोज जो है ये तुमको डिसाइड करके अरेंज करने होंगे। इसलिए दो एरोज अब दोनों तरफ के हो सकते हैं, या तो डिक्रीजिंग होगा सब या इंक्रीजिंग होगा सब। तो इसलिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोल दिया, जिससे तुमको दो दो बार नहीं लिखना पड़े। ठीक है? ऑल राइट। और तुम्हारा काम भी आसान कर दिया। वैसे तो रैंडम अरेंजमेंट देता, बट अब रैंडम भी नहीं दे रहा। चीजें तुमको मोस्टली एक अच्छे ऑर्डर में मिल जाएंगी, बस तुमको दिमाग लगा के सोचना होगा कि इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग करें। चलो, तो मैं अब आगे के पार्ट्स दे रहा हूँ क्वेश्चन के। ठीक है, मैं इसके बाद मिक्स्ड भी दे दूंगा, चिंता मत करो। करें करें। ठीक है, वो मिक्स वाले मैं इसके बाद दे दूंगा, चिंता मत करो। तो सेकंड is NaOH MgOH whole twice, AlOH whole thrice,
SiOH होल 4, इसका भी बेसिक नेचर। थर्ड इज BeOH होल ट्वाइस, फिर H3BO3, H2CO3, HNO3, इसका एसिडिक नेचर। फोर्थ is HNO3, H3PO4, H3ASO4, इसका भी एसिडिक नेचर। फिफ्थ HOF, HOF, HOCl, HOBr और HOI, इसका भी एसिडिक नेचर। सिक्स्थ HClO4, HBrO4, HiO4, इसका भी एसिडिक नेचर। सेवेंथ N2O3, P2O3, AS2O3, इसका जो है बेसिक नेचर बताना है। फिर एट्थ CS2O, K2O, CO2, इसका भी बेसिक नेचर बताना है। फिर नाइन्थ N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5, एसिडिक नेचर। टेंथ MNO, MNO2, Mn2O7, बेसिक नेचर। उसके बाद 11th is CRO, Cr2O3, and CrO3. This is again basic nature. 12th is SNO, or SNO2, basic nature। 13th FeO, Fe2O3, acidic nature।
14, SO2 और SO3, एसिडिक नेचर। और लास्ट 15th, CO, या नहीं, CO नहीं। इसके बाद तुम किसका करोगे? फिफ्टींथ में MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, SROH होल ट्वाइस, एसिडिक नेचर। या बेसिक नेचर कर दो इसका, एसिडिक तो होता नहीं, बेसिक नेचर। 15 केसेस बहुत है मेरे ख्याल से, इतने, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक लिख लो, फिर अपन डिस्कस करते हैं। कुछ तो भी कर ही लेते हैं, सारे नहीं तो, है ना। हाँ को, तो सारे नहीं तो मैं कुछ केसेस तो अभी डिस्कस कर देता हूँ, बाकी भले आप घर पे कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ कुछ बातें भी मुझे बतानी है। एक बार बताओ, लिख लिए क्या सबने सारे? ठीक है, अब मैं इसमें कौन कौन से केस करवा देता हूँ मैं बता देता हूँ। एक 13 कर लेते हैं, एक 10th कर लेते हैं, और 6th, फर्स्ट तो कर ही चुके हैं अपन, सेकंड कर लेते हैं, थर्ड कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6, एक और करवा देता हूँ कोई। 14 करवा देता हूँ, चलो। हाँ हाँ, टाइम बचाना तो फिर मैं और चीजें बताऊंगा ना तुमको, न्यूट्रल ऑक्साइड्स और एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी बताने हैं, है ना। बाकी फिर होमवर्क दे दूंगा ना थोड़ा सा, जैसे कि तुम होमवर्क कर लोगे तो ज्यादातर काम हमारा आज हो जाएगा, थोड़ी सी चीजें बच जाएंगी, तो वो तो अगले लेक्चर में खत्म ही हो जाएगा चैप्टर फिर। तो थोड़े सवाल और करवा दूंगा फिर मैं, क्योंकि अगले लेक्चर में टाइम बचेगा, तो उस टाइम में थोड़ा एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेंगे एप्लीकेशन बेस्ड। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे बेटा अपन, है ना। बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट नहीं लिखेंगे, उसके दो तीन रीजन है। एक तो वो बहुत ज्यादा अच्छे ट्रेंड फॉलो करते नहीं है। दूसरी बात, बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स के जो फैक्ट्स हैं, चलो कुछ फैक्ट्स बता दूंगा तुमको, बाकी उसकी जरूरत पड़ेगी नहीं ज्यादा। और उसके कुछ फैक्ट्स हैं वो जब ब्लॉग्स आएंगे तब कर लेंगे। नहीं नहीं वो नहीं नहीं नहीं, चलो भाई, अभी खत्म नहीं हुआ है चैप्टर, लिख लिया। अब अपन एक एक करके डिस्कस करना शुरू करें। अरे निर्भय, जवाब भी दे दिया, अभी एक एक करके डिस्कस करते हैं। चलो एक एक करके बात करते हैं। अब आ जाते हैं अपन सेकंड पे। तो बेटा सेकंड में बेसिक नेचर, बताओ भाई क्या ऑर्डर आने वाला है? डिक्रीजिंग आएगा, है ना। ये सबसे ज्यादा बेसिक है, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम और फिर सिलिकॉन। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो बेसिक नेचर कम होगा, ठीक बात है। उसके बाद थर्ड वाला भाई, एसिडिक नेचर, इंक्रीजिंग आएगा, जितनी नेगेटिविटी ज्यादा उतना एसिडिक नेचर ज्यादा, तो ये आपका इंक्रीजिंग आएगा। ठीक है, ओके, लिख लो जल्दी से। कर लिए यहाँ तक? यहाँ तक किया? इसके आगे अपना सिक्स्थ केस, ClBr आयोडीन, एसिडिक नेचर, डिक्रीजिंग आएगा, बिल्कुल।
तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही ना, मतलब बहुत सिंपल सिंपल केसेस हैं। लिख लो। इसके आगे देखते हैं कुछ दिक्कत आ सकती है क्या। ठीक है, अब 10th देखते हैं, 10th समझ में आ गया तो 9th भी हो जाएगा। अब बेटा मैंगनीज में एलिमेंट तो सेम ही है, तो फर्क किस चीज का है? ऑक्सीजन का, या बेटा उससे अपना ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं ना, याद है? हाँ, तो इसमें पहले वाले में Mn पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ रही है बताओ? +2। अच्छा, दूसरे में कितनी आ रही है? +4। और तीसरे में कितनी आ रही है? +7। अच्छा, नेगेटिविटी का चार्ज पे डिपेंडेंस भी पढ़ाया था, याद है? कि जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उतनी नेगेटिविटी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा खींचेगा। तो इनमें बेटा सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? सबसे ज्यादा एसिडिक पूछ रहा हूं, एसिडिक कौन होगा? एसिडिक, एसिडिक लास्ट वाला ना, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, है ना? लीस्ट बेसिक। तो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा कि सबसे ज्यादा एसिडिक होगा? बेसिक हो जाएगा। तो जब सेम एलिमेंट हो, उसके अलग अलग कंपाउंड्स हो, तो उसमें क्या देखेंगे अपन? ऑक्सीडेशन स्टेट। आया लॉजिक समझ में? तो इसके ऊपर वालों में भी समझ में आ जाएगा, ये तो अपन ने ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जांपल भी लिखे थे, है ना? चलो, तो अब बताओ ऑर्डर क्या आएगा बेसिक नेचर का? इंक्रीजिंग के डिक्रीजिंग? बेसिक नेचर का बताना है, तो सबसे ज्यादा बेसिक कौन है? डिक्रीजिंग आएगा ना, सबसे ज्यादा बेसिक MnO है, फिर MnO2, फिर Mn2O7। इनफैक्ट बेटा Mn2O7 जो है एसिडिक नेचर शो करता है, तुम यहां पे लिख भी लेना। दिस इज अ मेटल ऑक्साइड, कॉमा, shows acidic nature due to high oxidation state। ये इतना ज्यादा पॉजिटिव है कि ये एसिडिक नेचर शो करता है। मेटल का ऑक्साइड है बट एसिडिक नेचर शो करेगा, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। +7 मतलब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो गया, इतना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, कहीं साइड में भी लिख सकते हो, मेरे पास थोड़ी जगह थी तो मैंने उसमें मैनेज कर लिया, तो मैं जरूरी नहीं है ऐसे ही लिखो, यू कैन राइट इट डाउन ऑल्सो, अलग से करके लिख सकते हो, एरो बना के या अलग से लिख के नीचे कि Mn2O7 +7 मेटल ऑक्साइड एसिडिक। एक्सेप्शन नहीं है बेटा, लॉजिक बता रहे हैं, इट्स नॉट एन एक्सेप्शन। हम बस कह रहे हैं कि मेटल का ऑक्साइड एसिडिक कब होगा? जब बहुत ज्यादा हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में हो। तो ये इसका एक एग्जाम्पल है। लिखा सबने? ठीक है, इसके बाद अपना 13th केस, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा आप बताओ मेरे को, पहले वाले में कितनी है? +2। दूसरे वाले में कितनी है? +3, सिंगल में, है ना? तो एसिडिक नेचर किसका ज्यादा होगा? फर्स्ट का कि सेकंड का? किसका ज्यादा एसिडिक नेचर? सेकंड का, बिल्कुल, Fe2O3 का। तो इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है। गुड। अब ये 14th वाला तो तुम बता सकते हो मेरे को, +4 और +6, किसका ज्यादा है एसिडिक नेचर? SO3, वेरी गुड। समझ में आ गया लॉजिक? अब तो कर लेंगे सब, अब तो आसान हो गई लाइफ। आदिम में तो वैसे ही आसान थी, बच्चे हुए का भी लॉजिक आ गया, तो वो भी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब बचे हुए कर लेना आराम से, ये फिर होमवर्क रहेगा। अब अपन इसके आगे की चीजें लिखना शुरू कर लेते हैं। तो एसिडिक ऑक्साइड्स, हाइड्रो ऑक्साइड्स के कंपैरिजन कैसे करने हैं अपन ने सीख लिया। अब अपने को न्यूट्रल ऑक्साइड्स 4 हैं, वो अपने को याद होने चाहिए, वो लिखते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आपने कुछ पढ़े हुए होंगे, उसमें कुछ और मैं ऐड करवा देता हूँ।
तो एक लिस्ट हम लिख लेते हैं जो आपको पता होनी चाहिए, मतलब या कभी जरूरत पड़े एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की तो इस लिस्ट को रेफर कर लेना, धीरे धीरे करके इसको अपन याद करेंगे। हाँ, कुछ आपने पढ़े, कुछ मैं और बता दूंगा, तो नोट करके लिख लो इसके नीचे, ऐड अ नोट। तो दिव्यांश बेटा बीच बीच के क्यों रह गए, लिख लेना यार, अब तू बाद में रिकॉर्डिंग देख के लिख लेना, है ना। चलो, नोट में न्यूट्रल ऑक्साइड्स पहले लिखने हैं। न्यूट्रल ऑक्साइड्स चार हमको याद होने चाहिए, चार है। सबसे पहले तो पानी लिख लो, पानी इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। N2O एंड NO, ये न्यूट्रल ऑक्साइड्स हैं चार। क्यों अपना काम, स्क्रीनशॉट, एक सेकंड देखो, जहां तक हो सके बच्चों स्क्रीनशॉट मत लिया करो, क्यों मैं बताता हूँ, तो अपना टाइम जो प्रीशियस है उसको कम अच्छे से यूटिलाइज करते हो अगर स्क्रीनशॉट लेते हो, क्योंकि स्क्रीनशॉट लोगे तो तुम्हें बाद में लिखना पड़ेगा। जब क्लास में साथ में लिख सकते हैं तो लिखा करो ना। मैं डिक्टेट करता हूँ, किसके लिए करता हूँ डिक्टेट, जिससे तुम साथ में लिखो, है ना। तो it's your time. If you want to save it, put it to better use, you should write it in the class as far as possible. कभी छूट जाए तो बात अलग है, वरना आपको साथ में लिखने की आदत होनी चाहिए, और इतनी ज्यादा स्पीड में भी नहीं लिखते हैं। और तुम लोग जितना लिखते हो दिन भर में, उससे दुगना तिगना लिखता हूं मैं यार। इतना कितना आलस है तुम्हें लिखने का, मतलब इनफैक्ट उससे ज्यादा ही लिखता हूं मैं। आई राइट मतलब 4 or 5 times more than what you write in a day, and that too on glass screens. तुम तो फिर भी पेन पेपर पे लिखते हो। ठीक है, कुछ छूट जाए तो बात अलग है, तब ले लिया करो, बट कोशिश करा करो कि जितना हो साथ में हो जाए। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड ये चार हैं, ये आपको याद रखने हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स की लिस्ट थोड़ी सी बड़ी है, ये आपको धीरे धीरे याद करना है, क्योंकि कभी कभी डायरेक्ट सवाल मिल जाएगा कि विच ऑफ दीज इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। अब वो हम क्या शक्ल देख के डायरेक्टली हर बार बता नहीं सकते, कुछ कुछ केसेस में तो ऑब्वियस हो जाता है, बट सारे केसेस में ऑब्वियस नहीं होता, तो याद रखना ही पड़ता है। हाँ, एम्फोटेरिक वो जो दोनों तरीके से बिहेव कर सकता है, एसिड से, एसिडिक ऑक्साइड की तरह भी और बेसिक की तरह भी, वो डिपेंड करता है कि उसे रिएक्ट कौन करने वाला है। तो मैं अभी एक आध रिएक्शन भी लिखवा दूंगा उसकी। तो डिपेंड्स के, भाई वो एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो बेस की तरह बिहेव करता है, बेस से रिएक्ट कर रहा है तो एसिड की तरह। बट एम्फोटेरिक वो है जो दोनों की तरह बिहेव कर पाएगा। नहीं बेटा, मैं वो उससे नहीं कर पाओगे, क्योंकि ऑक्साइड्स में दिक्कत क्या आएगी कि ऑक्सीडेशन स्टेट बदल जाती है। जैसे नाइट्रोजन में भी तो बदल रही है ना, ये +1 है, ये +2 है, तो सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी न्यूट्रल वाले से नहीं बता पाओगे, इसलिए ये याद ही करना पड़ेगा। मैं लिखता जा रहा हूँ, तुम लिख लो। बेरिलियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड BeO, ZnO, Al2O3, Ga2O3। तो एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनिक As2O3, Sb2O3, PbO, PbO2, SnO, SnO2, GeO, जर्मेनियम GeO2, MnO2, Mn2O3, Cr2O3, V2O5। ये ऑक्साइड्स होते हैं एम्फोटेरिक, उनके एग्जांपल्स हैं। एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, इसके सिवा भी हो सकते हैं, बट इससे ज़्यादा की तुमको जरूरत जनरली पड़ेगी नहीं कहीं। तो दिस शुड कवर योर सिलेबस मोर और लेस। उसके नीचे एक लाइन लिख लेना इसी में, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स में, कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस।
with both acids and bases. Full stop. Amphoteric oxides form precipitates with base and are soluble in excess of base. इसको लिख लो, इसका एग्जाम्पल ही बता देता हूँ मैं तुमको कि इसको कैसे समझना है. एग्जाम्पल ZnOH होल ट्वाइस अगर है, इसको अगर HCl से रिएक्ट करा दिया तो ZnCl2 प्लस 2H2 दे देगा. लेकिन अगर बेस से रिएक्ट करा दें तो ये Zn ओ सॉरी ऑक्साइड्स करना था बेटा, इसको OH की जगह O कर देना, मेक इट O. ZnO ऑक्साइड्स की बात कर रहे थे. तो ऑक्साइड्स की रिएक्शन लिख रहे हैं. तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, बट उसमें और NaOH डालोगे तो भी वो रिएक्ट कर जाता है और वो बना लेता है Na2ZnOH होल 4, which is soluble. तो एसिड से रिएक्ट करता है. अगर बेस में नॉर्मल बनाओगे तो OH वोल्टाइज का प्रेसिपिटेट बनाएगा, बट और बेस डाल दोगे तो सॉल्युबल कंपाउंड बना लेगा. सोडियम जिंकेट, बिल्कुल. जिंकेट जिंकेट बिल्कुल सही बात है, ये पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने. बिल्कुल, इसका नाम है सोडियम जिंकेट. तो इनके बारे में चीजें बाद में पढ़ेंगे अपन, ये इस टाइप के कंपाउंड आगे जाके आएंगे. ठीक है. तो दिस वाज योर फिफ्थ एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसके बाद एक लास्ट एप्लीकेशन बच जाती है जो बहुत ज़्यादा यूज तो नहीं आएगी, बट कभी कोई न्यूमेरिकल पूछ लिया जाए तो एक फॉर्मूला बताना है. लो, लिख लो जल्दी से. बिल्कुल बिल्कुल, एल्यूमिनियम भी ऐसी रिएक्शन शो करेगा. एल्यूमिनियम ऑक्साइड का भी रिएक्शन कराओगे तो AlOH होल थ्राइस का प्रेसिपिटेट बनाता है. फिर Na3AlOH होल 4 या 6 वो देखना पड़ेगा, उसका कॉम्प्लेक्स बना लेगा वो भी. AlOH होल 4 के बनाएगा, Na3 नहीं बनाएगा. फिर वो Na1 आ जाएगा शायद उसमें, NaAlOH होल 4. खैर हाँ, NaAlOH होल 4 आएगा उसमें, या उसमें H हटा दोगे तो NaAlO2. सही बात है, वो भी लिख सकते हैं. हाँ भाई, यहाँ तक लिख लिया सबने. तो हम एक अगली हेडिंग लिख लें कि डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर. एक सेकेंड, ठीक है, लिख लो भाई, लिख लो. हाँ तो अरे रे, NaLO2 में भी कोई दिक्कत नहीं है भाई. देखो, NaAlOH होल 4 होता है. इसको बिना पानी के लिखोगे तो NaAlO2 आ जाएगा और 2H2O बाहर आ जाएगा. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है.
क्यों तुम परेशान होते रहते हो? मतलब वो वाली आदतें अब तो छूट जानी चाहिए कि नहीं, मतलब ये लिखा है तो यही होगा, कुछ और भी हो सकता है। हाँ भाई, सबने लिख लिया यहाँ तक? हो गया। अगली हेडिंग लिख लें। ठीक है, तो कितनी प्रॉपर्टीज होगी थी अपनी? 6 एप्लीकेशंस, 5 सॉरी, 6th एप्लीकेशन करनी है। एफ, एफ इज 6th एप्लीकेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ आयनिक कैरेक्टर। डिटर्मिनेशन ऑफ आयोनिक कैरेक्टर, तो एक इक्वेशन कभी दी गई थी जो बहुत ज़्यादा अच्छे से काम तो नहीं करती है, बट अब कभी कैलकुलेट करने को बोला जाए तो वो इक्वेशन यूज कर लेते हैं हम, क्योंकि वो कभी बताई गई थी। तो परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू 16 इंटू डेल्टा ई एन प्लस 3.5 इंटू डेल्टा ई एन का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को यूज करना है, यहां तक लिख लो। फिर इसको कैसे यूज करना है मैं सोच रहा हूँ कि अगले लेक्चर में बता दूंगा, क्योंकि थोड़ा सा रह जाएगा इसका, और फिर इनर्ट पेयर इफेक्ट अपने को पढ़ना रहेगा। देन वी विल बी डन विद आवर चैप्टर, है ना? अरे अभी चैप्टर खत्म थोड़ी हुआ है, थोड़ा सा बचा है, बट एक ये टॉपिक और एक इनर्ट पेयर इफेक्ट, है ना? चलो, तो यहां तक लिख लिया सबने? सही है। तो अपन एक काम करते हैं, आज की थ्योरी को यहाँ रोक लेते हैं, एक छोटा सा पार्ट और बचा इस चैप्टर का, वो और कंप्लीट कर लेंगे अगले लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस में करवा दूंगा। तो विल बी डन विद पीरियडिक टेबल इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, तो मैं फिर थ्योरी को यहाँ रोक रहा हूँ आज की।